तो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले इलेक्ट्रिसिटी का आखिरी लेक्चर यानी कि थर्ड पार्ट। आज हम लोग देखने वाले सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, पावर, उसके बाद जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट वगैरह, बस यही है और कुछ नहीं है सिलेबस में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेसिस्टेंस का कनेक्शन, कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस। क्या देखने वाले हम लोग आज? पहला टॉपिक है कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस तो प्रॉपर्टी हो गया ना, रेसिस्टर, रेसिस्टर सब्सटेंस का नाम होता है ना, वो तो प्रॉपर्टी हो गया रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टर नाम है उसका, रेसिस्टर्स। ओके, रेसिस्टर्स क्या होता है फिर देख लीजिए। रेसिस्टर ऐसा कुछ होता है, कल वही बताए थे हम। ऐसा दिखता है, ये दिखने में कुछ ऐसा है, दिखने में ये कुछ ऐसा होता है। इसमें एक रेड बेंट होगा, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, फिर ब्राउन, फिर व्हाइट, ऐसा ऐसा कुछ होता है। ये सब कोडिंग होता है, नंबर होता है, इसी को रेसिस्टर बोलते हैं। कुछ ओम होगा, मान लीजिए 5 ओम का है तो ये 5 ओम लिखा है, ऐसा कुछ रहता है रेसिस्टर। अब इसी को कैसे कनेक्ट करते हैं, तो इसका कनेक्शन दो टाइप का होता है। इसका कनेक्शन कितना टाइप का होता है? दो टाइप का। एक सीरीज कनेक्शन होता है, एक पैरेलल। एक पैरेलल सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, सीरीज कनेक्शन दिखाते हैं, एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके कनेक्ट होता है। एक का एंड, दूसरे का स्टार्टिंग, फिर दूसरे का एंड, फिर तीसरे का स्टार्टिंग, फिर तीसरे का एंड, फिर चौथे का स्टार्टिंग, ऐसे कनेक्ट करते हैं, उसको सीरीज बोलते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज सीरीज कनेक्शन। ओके, फिर बात कर ले पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा ना, जैसे कि ऐसा कुछ हो जाएगा आपका, एक ये, दूसरा, तीसरा, सभी का स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा ना उसको एक साथ जोड़ेंगे, और सभी का एंड पॉइंट जो होगा उसको एक साथ जोड़ेंगे, फिर जाकर ऐसा कुछ होगा। इस तरह का कनेक्शन को हम लोग पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। यहाँ पर फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, सीरीज में क्या हो रहा था, इसको पहले ये एक नंबर का बात कर ले, फिर ये दो नंबर, फिर ये तीन नंबर। पहले वाले का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, तो पहला का जो एंडिंग है वहीं पर दूसरा का स्टार्टिंग भी है, सीरीज में ये याद रखना है। फिर दूसरा का जो एंडिंग है वहीं पर तीसरा का स्टार्टिंग है, तो सीरीज में ही होता है, एक का एंड दूसरे का स्टार्ट, एक का एंड दूसरे का स्टार्ट। बट पैरेलल में क्या होता है, ध्यान से देखिए, अगर ये एक नंबर, ये दो नंबर, ये तीन नंबर है, तो पहला का भी स्टार्टिंग, दूसरा का भी स्टार्टिंग, तीसरा का भी स्टार्टिंग, तीनों स्टार्टिंग को एक साथ, फिर तीनों का एंडिंग जो है ना, एंड पॉइंट, तीनों का एंड पॉइंट को एक साथ। तो पैरेलल में यही होता है, स्टार्ट को एक साथ, एंड को एक साइड कर देते हैं, एंड इसी को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। आई होप सीरीज और पैरेलल समझ में आ गया होगा। अब इसको और डिटेल से देखते हैं, और डिटेल से देखते हैं। ओके, सीरीज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर, सीरीज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर्स। तो चलिए क्या होता है देख लेते हैं। तो नॉर्मली पहले तो हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। देखिए रेसिस्टर को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे तीन रेसिस्टर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं हम लोग R2, इसको मान लेते हैं हम लोग R3। वैसे अच्छा सा अगर नहीं दिख रहा तो एक बार हम फिर से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये ना जिगजैग लाइन ना अच्छा ढंग से बनता नहीं है। अरे यार इसी में टाइम लग जा रहा है। हाँ अब सही है, अब बढ़िया बना है। इसको मान लेते हैं हम लोग R1, इसको मान लेते हैं हम लोग R2, इसको मान लेते हैं R3, इसको मान लेते हैं R4। तो ये ऐसा कुछ दिखता है हम लोग का सीरीज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर। अब ना एक बात इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट बात हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? यहाँ लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट बात ना यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि नीचे डेरिवेशन करेंगे इसका फॉर्मूला का। पहला बात क्या है ना कि अगर हम लोग रेसिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, किसमें कनेक्ट किए हैं आप ध्यान से देख लो, सीरीज में किए। किसमें किए हैं? सीरीज में किए। जब भी हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं रेसिस्टर को, तो उसके अंदर जो हमारा करंट होता है ना, ये एक सर्किट बन गया, पता होगा आपको। यहाँ पर एक स्विच भी दे देते हैं हम लोग, ये सर्किट बन गया है। जैसे ही इसको ऑन करेंगे, अभी ऑन पोजीशन पे है, करंट पास होगा इधर से और इधर से आ रहा होगा, ऐसा कुछ है।
तो इसमें जो करंट पास होगा वो करंट कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट। यानी कि पहला रेसिस्टर के लिए भी 5 एम्पियर करंट, दूसरा के लिए भी 5 ही होगा, तीसरा के लिए भी 5 होगा, चौथा के लिए भी 5 होगा, मतलब करंट कांस्टेंट होगा। वही बात यहाँ लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? करंट इज टी कांस्टेंट। पहला पॉइंट तो ये है कि सीरीज में करंट क्या होता है? कांस्टेंट। दूसरा बात पता है क्या है? दूसरा बात है कि इसमें देखिए, हर एक सर्किट में आपको पता है करंट भी होता है और वोल्टेज भी होता है। ये जो बैटरी है, मान लीजिए क्या ना 8 वोल्ट का हम लोग बैटरी कनेक्ट किए हैं, ठीक है? तो वोल्टेज जो होगा ना वो फिर वेरिएबल हो जाएगा। पहला के लिए मान लीजिए 4 वोल्ट लग गया, फिर यहाँ पर 2 वोल्ट लगा, फिर 4 वोल्ट लग गया, फिर 5 वोल्ट लग गया, मतलब वोल्टेज जो है ना वो वेरिएबल होगा। वोल्टेज क्या होगा? वेरिएबल। वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होगा। वही ये बात कि अगर हम लोग कनेक्शन सीरीज करते हैं तो करंट तो हमारा कांस्टेंट रहता है पूरा, बट वोल्टेज वेरिएबल रहता है। वेरिएबल मतलब एक वैल्यू नहीं रहेगा, अलग अलग वैल्यू आएगा हर एक के लिए। तो वोल्टेज इज वेरिएबल। वेरिएबल इसी में 2 पॉइंट हो गया। तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो अगर मान लीजिए हमको टोटल रेसिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है? टोटल रेसिस्टेंस। यहाँ पर हम क्या किए? 4 गो रेसिस्टेंस को जोड़े हैं, तो टोटल कितना रेसिस्टेंस हुआ इसका? 4 गो रेसिस्टर को हम लोग जोड़े तो टोटल रेसिस्टेंस कितना जनरेट हो पा रहा होगा? मान लीजिए ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है, फिर ये 5 है, ओम का बात कर रहे हैं, तो टोटली कितना आएगा? तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ये आर टोटल। आर टोटल को आर इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर इक्विवेलेंट, आर ई क्यू। आर टोटल ही है और कुछ नहीं है। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। जितना R लगाएंगे हम लोग उतना यहाँ पे ऐड होता जाएगा। ये है इसका फॉर्मूला। अब एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये तो 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग सीरीज कनेक्शन करते हैं रेसिस्टर का तो कुछ ऐसा वो दिखता है, और इसमें हमारा करंट कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज वेरिएबल रहेगा, और इसका जो फॉर्मूला है टोटल रेसिस्टेंस निकालने का वो ऐसा कुछ होगा। बट ये फॉर्मूला आया कहाँ से? फॉर्मूला कहीं से तो आया होगा, तो चलिए वो देख लेते हैं। तो हमको एक बात जो मालूम है ओम्स लॉ का, इसका ओम्स लॉ का, वो क्या है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है? वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ करंट एंड रेसिस्टर के बराबर होता है। ये बात मालूम है हम लोग को। और हमको ये भी मालूम है कि वोल्टेज जो है वो सबका अलग अलग है। जस्ट बिकॉज वोल्टेज इज वेरिएबल, तो R1 का, R2 का, R3 का, R4 का सबका वोल्टेज अलग अलग होगा। बट करंट सबका क्या होगा? करंट सबका सेम होगा। मतलब आई यहाँ का भी वही है, आई यहाँ का भी वही होगा, 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 सब जगह का आई सेम होगा। बट वोल्टेज सबका अलग अलग होगा। यहाँ पर जो वोल्टेज होगा उसको V1 बोलेंगे। क्यों? क्योंकि R1 के पास है तो V1। यहाँ का वोल्टेज जो होगा वो V2 बोलेंगे। क्यों? क्योंकि R2 के पास है तो V2। R3 के पास क्या हो जाएगा? V3। R4 के पास क्या हो जाएगा? V4। अच्छा यहाँ पे बताइए, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा वोल्टेज का? मान लीजिए हमको पहला रेसिस्टर के पास कितना वोल्टेज है ये निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? वही V इज इक्वल टू आई आर। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। और ये वोल्टेज V1 हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा? आई आर ही लगेगा। क्यों आई आर लगेगा? आई तो कांस्टेंट है सबके लिए, तो आई की जगह आई, लेकिन आर की जगह क्या आर लगेगा या फिर R1 लगेगा? अरे अगर हम लोग V1 निकाल रहे हैं इसका मतलब फर्स्ट रेसिस्टर का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे R1 लगेगा। V2 निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा आई आर टू। V2 निकाल रहे हैं सेकेंड रेसिस्टर का तो R2। अगर V3 निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये आई आर थ्री। अगर V4 निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आई आर फोर। आई होप समझ में आ गया होगा कि हर एक रेसिस्टर का रेसिस्टेंस अलग अलग है, बट सबका करंट सेम है। देखिए सबका करंट आई है, वो अलग अलग नहीं है, बट वोल्ट सबका अलग अलग है। V1 V2 V3, तो वोल्ट निकालने का फॉर्मूला भी सबका अलग अलग होगा। अब करेंगे क्या? देखिए यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो अगर हम लोग टोटल वोल्ट निकाले, टोटल वोल्ट, टोटल वोल्ट को इक्विवेलेंट वोल्ट बोल सकते हैं। टोटल वोल्ट क्या हो जाएगा? सारा वोल्ट को जोड़ेंगे, ऑब्वियसली यार सारा वोल्ट को जोड़ना ही पड़ेगा ना। यानी कि हम लोग क्या करेंगे? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 करेंगे। अगर हमको टोटल वोल्ट चाहिए जो कि 8 वोल्ट है हमारा, सबको जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ेगा? हर एक वोल्ट को जोड़ेंगे ना, हर एक रेसिस्टर के पास जो भी वोल्ट है सबको जोड़ेंगे तब जाकर यहाँ पर टोटल वोल्ट मिलेगा हमको। तो सबको जोड़ लिया, ऐसा कुछ कोई दिक्कत नहीं है। V इक्विवेलेंट। अब एक वो बात बताइए, क्या V1 के जगह हम लोग आई आर वन नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? क्यों? क्योंकि V1 का फॉर्मूला क्या है? आई आर वन। तो V1 की जगह क्या रख देंगे? आई आर वन। आई आर वन। V2 की जगह क्या रख सकते हैं? आई आर टू।
V3 की जगह क्या रख सकते हैं, IR3। ऐसे ही V4 की जगह IR4, IR4। कोई दिक्कत यहां तक? नो। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, अब ये भी इक्विवेलेंट की जगह क्या हम IR नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते यार? अगर वोल्टेज है, वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, वो इक्वल होता है करंट और रेसिस्टेंस का मल्टीपल का। कितना करंट है कितना रेसिस्टेंस है, दोनों को गुना कर देंगे हमको मिलता है वोल्टेज। तो इस वोल्टेज की जगह हम लोग आराम से लिख सकते हैं IR। तो बस ये वोल्टेज इक्विवेलेंट की जगह यही लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? तो ये V की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, I और R। बाकी ये सब जो है वो एज इट इज लिख देंगे, जैसे का तैसा लिख देंगे। IR4। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट स्टेप में क्या पता है क्या करेंगे? देखिए, अब अगर ध्यान से देखो तो हर एक इस सेट का बात कर ले तो सब जगह आई आपको कॉमन दिख रहा होगा, मतलब आई सभी में सेम है, एक ही आई है। तो आई क्या कर लेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे। आई आर, इस सेट क्या कर लेंगे, आई कॉमन ले लेंगे। आई कॉमन लेने का मतलब सबसे बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या बच जाएगा, R1। यहाँ पर आई था, आई बाहर निकल गया तो सिर्फ R1 बचा। यहाँ पर भी आया था, आई बाहर निकल गया, क्या बचा, R2। फिर क्या बचा, R3। फिर क्या बचा, R4। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? आई कॉमन लिया तो आई बाहर हो गया। अब एक बेसिक सा बात है, ये आपको पहले से ही मालूम होगा। बेसिक बात क्या है कि ये आर यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है। इस आई, ये आई जो है इसके साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में हाँ है। अगर इस आई को हम इस साइड भेज दे तो इधर क्या आएगा, डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा, ऑब्वियसली आ जाएगा। तो आई यहाँ पे पहले से था, एक और आई ये वाला आई इधर से फिर एक बार आ जाएगा, और ये जो लिखा है वो एज इट इज लिखा जाएगा। समझ में आया क्या था, आई आर था, ये आई आ गया इस साइड, ये आई के नीचे आ गया, क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई फॉर्म में था। अब ये आई और ये आई आपस में कैंसिल हो जाएगा। हाँ, अब क्या हुआ, अब हुआ कुछ नहीं, बस आर का फॉर्मूला आ गया, क्या आया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो समझ में आया ये फॉर्मूला कहां से निकल के आया? यस, कहां से, ओम्स लॉ का यूज किए और हम लोग को मिल गया हमारा फॉर्मूला। तो ये था सीरीज कनेक्शन। इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, एक क्वेश्चन। तो इसको जल्दी से मिटा देते हैं हम लोग ताकि वो एक क्वेश्चन देख सके। ओके, वैसे आप लोग छाप लिए होंगे आई होप। ओके, इमेजिन कीजिए एक रेसिस्टर है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। R1 का वैल्यू मान लीजिए 8 ओम है, R2 का वैल्यू 6 ओम है, R3 का वैल्यू 4 ओम है। हमको निकालना है टोटल रेसिस्टेंस। टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा हमको निकालना है, ऐसा क्वेश्चन है, सीरीज कनेक्शन है, तीन गो आर दिया हुआ है, तीनों का वैल्यू दिया है, हमको टोटल रेसिस्टेंस चाहिए। तो टोटल रेसिस्टेंस का हमको फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम है, आर इक्विवेलेंट यानी कि टोटल रेसिस्टेंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2, जितना आर है उतना को जोड़ दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, यही है। R1 R1 का वैल्यू कितना दिया, 8 ओम, तो 8। R2 का वैल्यू कितना दिया, 6 ओम, तो 6। R3 का कितना दिया हुआ, 4 ओम, तो 4। सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए, 18 18 ओम। तो हमारा जो ये है आर इक्विवेलेंट वो क्या है, 18 ओम। एक और इंपॉर्टेंट बात कि आर इक्विवेलेंट जो होगा ना क्वेश्चन का, वो हरदम ग्रेटर होगा कंपेयर टू आर इंडिविजुअल। आर इक्विवेलेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इंडिविजुअल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ लेता है कि सीरीज कनेक्शन में आर इक्विवेलेंट ज्यादा होता है आर इंडिविजुअल से या कम होता है। आर इंडिविजुअल मतलब हर एक आर कंपेयर का बात कर ले, R1 को कंपेयर कीजिए आर इक्विवेलेंट से, है कि नहीं है ज्यादा, आर इक्विवेलेंट 18 है, R1 8 है, या बात कर लीजिए इसी से, ये 18 है ये 6 है, ऑब्वियसली आर इक्विवेलेंट ज्यादा है। या ये 4 है ये 18 है, ऑब्वियसली आर इक्विवेलेंट ज्यादा है। वही बात हम बताना चाह रहे थे कि आर इक्विवेलेंट हमेशा ग्रेटर होगा कंपेयर टू आर इंडिविजुअल। लेकिन किस में, सिर्फ सीरीज में, ये सिर्फ सीरीज में होगा, पैरेलल में ऐसा नहीं होगा। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बात बता दी, आर इक्विवेलेंट विल ऑलवेज ग्रेटर देन आर इंडिविजुअल इन सीरीज कनेक्शन, ठीक है।
तो चलिए हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देख ही लेते हैं रेसिस्टर का कैसे होता है एक्चुअली वो। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको देख लीजिए ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। बताए थे ना सबका स्टार्टिंग पॉइंट को एक साथ जोड़ेंगे, एंडिंग पॉइंट को एक साथ जोड़ेंगे। तीन रेसिस्टेंस इस बार लिए हैं R1 R2 R3। कोई दिक्कत? आंसर इज नो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक कोई इंपॉर्टेंट बात, वो जो हमारे हम लोग इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं ना उसको भी लिख ही लेते हैं, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट बात से हम लोग जो है ना क्वेश्चन करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट बात क्या है, याद होगा कि सीरीज में जो है ना वो क्या था, करंट कांस्टेंट था। करंट क्या था? कांस्टेंट। बट यहाँ पर करंट कांस्टेंट नहीं होगा। आप देख लीजिए, जैसे स्विच ऑन करेंगे करंट इधर से पास होगा, इधर से आ जाएगा। तो करंट जैसे ही यहाँ पास होगा तो तीन अलग जगह डिवाइड हो जाएगा। करंट क्या होगा, इधर भी डिवाइड हो जाएगा, इधर भी डिवाइड हो जाएगा, इधर भी डिवाइड हो जाएगा। तो करंट डिवाइड हो जाएगा, मतलब R1 के लिए अलग करंट होगा, R2 के लिए अलग करंट होगा, R3 के लिए फिर अलग करंट होगा। क्योंकि R1 R2 R3 के लिए अलग करंट होगा, इसीलिए हम लोग ये बोलेंगे कि करंट जो है ना यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेरिएबल, कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो करंट क्या हो जाएगा, करंट इज वेरिएबल। इस केस में, पैरेलल केस में ये सिर्फ होगा कि करंट वेरिएबल होगा। अब वोल्टेज का बात कर लीजिए, वोल्टेज तो सबके लिए सेम होगा ना। देखिए ध्यान से, वोल्टेज वोल्टेज सभी के लिए सेम होगा, ऐसा नहीं है कि एक के बाद दूसरा भी कोई आ रहा है, वोल्टेज सबके लिए सेम होगा। वोल्टेज इज कांस्टेंट। उसमें वोल्टेज वेरिएबल था, इसमें वोल्टेज कांस्टेंट है। उसमें करंट वेरिएबल था, इसमें करंट वेरी उसमें करंट कांस्टेंट था, इसमें करंट वेरिएबल है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फॉर्मूला आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे पैरेलल में? पैरेलल में आर इक्विवेलेंट ऐसे कुछ निकलेगा। आर इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे ही जितना लगेगा वो, ये फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। फिर वही बात, ये फॉर्मूला आया कहाँ से? तो चलिए देखते हैं कहाँ से आया। हम लोग फिर यूज करने वाले हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, क्योंकि किसी भी सर्किट में हम लोग बेसिकली तीन चीज का ही तो बात करते हैं, एक करंट, दूसरा वोल्टेज, तीसरा रेसिस्टेंस, और तीनों चीज ओम्स लॉ में आता है। तो क्यों नहीं यूज करें हम लोग ओम्स लॉ। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्या चीज वेरिएबल है? जो चीज वेरिएबल होता है उसी के टर्म में क्वेश्चन लिखते हैं। वहां भी याद होगा हम लोग का वोल्टेज वेरिएबल था, तब ना V के टर्म में निकाले, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 करके निकाले थे ना। वैसे यहाँ पर करंट क्या है हमारा, वेरिएबल। तो इस बार हम लोग जो निकालेंगे किसके टर्म में निकालेंगे, करंट के टर्म में। तो हम लोग यहाँ भी क्या यूज करने वाले, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का कौन सा फॉर्मूला, वही I इक्वल टू V अपॉन आर, यानी कि वोल्टेज को अगर रेसिस्टेंस से डिवाइड कर दे तो हम लोग को करंट मिलेगा। ये वाला फॉर्मूला जो ओम्स लॉ का था उसका यूज करने वाले। क्यों करने वाले, क्योंकि हमारा करंट यहाँ पर वेरिएबल है, तो ये यूज करेंगे। अच्छा, अब ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर, तो क्यों हम क्या बोले हैं कि वोल्टेज कांस्टेंट होगा, मतलब इसका भी जो V होगा वो V का V ही रहेगा, इसका भी V का V रहेगा, इसका भी V का V ही रहेगा। बट करंट का बात कर ले तो करंट अलग अलग हो जाएगा। इस केस में करंट क्या होगा, हम इससे दूसरा वाला से बना देते हैं। इस केस में करंट यानी कि I क्या होगा, जल्दी बताइए। I1 लगेगा। क्यों लगेगा I1, क्योंकि फर्स्ट रेसिस्टेंस में तो I1 ही लगेगा ना। इसमें वोल्टेज अपॉन R1। क्यों लगा भैया, वोल्ट तो सबका कॉमन है, तो वोल्ट की जगह वोल्ट ही रखेंगे। R1 का बात करें तो नीचे R1 आ जाएगा। फिर दूसरे का बात कर ले, दूसरे में जो I होगा उसको क्या बोलेंगे, I2। यहाँ पर जो सेकेंड रेसिस्टेंस में जो करंट होगा उसको क्या बोलेंगे, I2। और यहाँ पे भी वोल्टेज वोल्टेज ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा सर्किट में कांस्टेंट है। बट रेसिस्टेंस तो R2 होगा ना, क्यों, क्योंकि R2 में बात कर रहे हैं यार। फिर R3 का बात कर ले तो R3 में जो करंट होगा उसको I3 बोलेंगे, इसमें जो वोल्टेज होगा वो भी V होगा, रेसिस्टेंस यहाँ पर R3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आंसर इज नो। तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा हमको अगर टोटल करंट निकालना हो, टोटल करंट निकालना हो तो क्या करेंगे, यानी कि अगर हम लोग आई इंडिविजुअल का बात कर ले, टोटल करंट का बात कर ले, तो क्या हो जाएगा वो, सिंपली I1 प्लस I2 प्लस I3। हाँ यही होगा। अच्छा, हम लोग I1 के जगह क्या V अपॉन R1 नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, I1 की जगह क्या लिखना, V अपॉन R1। अच्छा, I2 की जगह हम लोग क्या V अपॉन R2 नहीं लिख सकते, व्हाई नॉट। और I3 की जगह हम लोग V अपॉन R3, ओके, वी कैन राइट लाइक दैट आल्सो। अच्छा, फिर आई इंडिविजुअल को देख लीजिए, क्या V अपॉन R नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते यार, वही चीज तो है। तो इसके जगह क्या लिख देंगे, V अपॉन R, V अपॉन R। अब ये किसके बराबर, ये जो है एज इट इज लिख देंगे, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3।
3। अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट बात देख लीजिए, इधर सभी में भी कॉमन है। हाँ, भी कॉमन है, तो क्या करेंगे, भी को बाहर ले लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, भी को बाहर ले लेंगे। तो जैसे ही भी बाहर आएगा तो यहाँ बच जाएगा 1/R1, यहाँ बच जाएगा 1/R2, यहाँ बच जाएगा 1/R3। कोई दिक्कत, भी कॉमन ले लिए तो ऊपर में 1 ही बचेगा ना। हाँ भैया 1 ही बचेगा, दिख रहा है ना। भी कॉमन ले लिए तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो गया। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, बहुत बेसिक है, ये आर के साथ किस फॉर्म में है, डिवाइड फॉर्म में है, तो ये सब क्या आएगा, ये किस फॉर्म में, जल्दी से बोलिए, डिवाइड फॉर्म में है। ठीक है ना, कोई तरह का दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक बहुत इजी चीज है, आपको पता होगा, कुछ नहीं, यहाँ पर तो क्या है, 1 है। ओके ना, ओके ना, ओके ना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस भी को सेट कर दे, कोई दिक्कत बोलेगा नो, यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस भी को हम लोग सेट कर सकते हैं, या फिर इसी को नीचे ले आते हैं, ये आ जाएगा नीचे। ये जैसे ही यहाँ पर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, भी, अब ये ऊपर था, इधर आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पे भी ये हो गया। अरे ये बोला भी, ये 1 की जगह आ गया, कुछ नहीं था तो 1 था ना, प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अच्छा, ये भी से ये भी कैंसिल हो गया, व्हाई नॉट। तो आर इक्विवेलेंट जो है हमारा 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट होता है, वो किसके बराबर है, वो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर हो गया। तो ये रहा आपका फॉर्मूला, इससे बनता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का, दिख गया सब कुछ है, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हम लोग इस बार इसको नहीं करने वाले, क्या बोलता है इसको, नहीं मिटाएंगे, इसी पे क्वेश्चन करने वाले, बस ये सब आलतू फालतू चीज को मिटा देते हैं। लिखा हुआ है ना, इस डेरिवेशन के टाइम जिसका यूज किए थे उसको हटाते हैं, बाकी सब कुछ बढ़िया है। तो डायग्राम में मिट छिड़ गया, खैर ही अपन फिर से बना लेगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी, ताकि हमारा सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो देख लीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, R1 का वैल्यू 8 ओम है, R2 का वैल्यू 6 ओम और R3 का वैल्यू 4 ओम। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमको पहले से मालूम है कि R इक्विवेलेंट अगर हमको निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो R1 का वैल्यू क्या दिया हुआ, 8 ओम, तो 1/R1 क्या लिखेंगे, 8। फिर R2 का वैल्यू कितना दिया, 6 ओम, तो R2 की जगह 6, R3 की जगह क्या लिखना है, 4। ओके, ये R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। अब इसका 8, 6 और 4 का अगर आप लोग एलसीएम लोगे तो आपको 24 दिखेगा, आप कर लेना। आगे का पता ही है, 3 प्लस 4 प्लस 4 6, कोई दिक्कत नहीं है, 24, गुड। अब इसको अगर हम लोग जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 13, 13/24, 13/24, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट जो है वो कितना है, 13/24। क्या यही आंसर है, तो पूछेगा कि टोटल रेजिस्टेंस क्या 13/24 है, आंसर इज नो, ये हमारा आंसर नहीं है। तो आंसर कैसे निकलेगा, आंसर के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फायदा ही क्या है, डायरेक्ट रिवर्स कर देंगे, पलटा देंगे इसको, ये वाला पार्ट को ऊपर, 1 को नीचे, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1, ये वाला पार्ट ऊपर, ये वाला पार्ट नीचे, 24 13। ध्यान से देखिए आपको क्या किया हम लोग, नीचे वाला पार्ट ऊपर, नीचे वाला पार्ट ऊपर, ऊपर वाला पार्ट नीचे, ऊपर वाला पार्ट नीचे, दिख गया। हाँ, अब 1 का वैल्यू नहीं है यार, तो R इक्विवेलेंट क्या निकल के आ गया, 24/13। ये कुछ नहीं, कितना हो जाएगा 24/13, 24/13 जो है इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.84 ओम, अप्रोक्स यही आएगा, 1.84 ओम आने वाला है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो हम बताने वाले हैं कि इस केस में जो हमारा R इक्विवेलेंट होगा वो लेस देन होगा R इंडिविजुअल, इंडिविजुअल
इंडिविजुअल देख लीजिएगा, आर इंडिविजुअल का मतलब ये हो गया कि हर एक से कंपेयर करेंगे तो आर इक्विवेलेंट जो है वो हरदम कम आएगा। जैसे R1 कितना था, 8 ओम था, और यहाँ पर आर इक्विवेलेंट क्या है, 1.84, यानी कि आर इक्विवेलेंट क्या है, कम है। यहाँ भी 6 था, यहाँ पर 1.84, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 1.84, मतलब इसका टोटल रेसिस्टेंस क्या आया, कम आया। किससे, इंडिविजुअल से। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इंडिविजुअल जो है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू आर इक्विवेलेंट। तो एक मिक्स्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। मिक्स्ड मतलब कि जो सीरीज में भी आ रहा हो और पैरेलल भी हो, दोनों ऐसा मिक्सअप हो तो करेंगे क्या, ऐसा कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाए। यहाँ देखने को मिल रहा है आपको पैरेलल, और यहाँ देखने को मिल रहा है कि सीरीज भी है। तो कैसे करेंगे, तो बहुत ईजी है। सबसे पहले तो हम इस पैरेलल को खत्म करते हैं। क्या करते हैं, इस पैरेलल को खत्म। ये तरीका हरदम याद रखिएगा, सबसे पहले कठिन चीज देन इजी। तो पहले पैरेलल खत्म करेंगे देन ये। तो पैरेलल में सीधा पता हमको कि अगर पैरेलल है तो क्या करना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। 8 प्लस 5 प्लस 1/2, सबका जो एलसीएम आएगा कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। आपको मालूम होगा यहाँ आ जाएगा 5 प्लस 8 प्लस 20, सबको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 33। 33/40, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 33/40। क्या यही आर इक्विवेलेंट है, आंसर इज नो। क्या करना होता है, लास्ट में पलट देना होता है, इसको यहाँ पे करना होता है, इसको यहाँ पे करना होता है। तो आर इक्विवेलेंट अपॉन 1 इज इक्वल टू 40/33, ऐसा कुछ आ गया। मतलब कि आर इक्विवेलेंट जो है हमारा वो कितना आ गया, 40/33। जैसे 33 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाना चाहिए, 1, हाँ तो ये आ जाएगा 1.21 ओम। कितना आ जाएगा, 1.21 ओम आ जाएगा आर इक्विवेलेंट। कितना, इतना दूर का 1.2 ओम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात याद रखिएगा, क्या निकाले हम लोग, पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कितना निकला, 1.21 ओम। अप्रोक्सीमेटली है, एग्जैक्टली यही नहीं है, ये बात मत सोचिएगा, अप्रोक्सीमेटली आया था, वहां पे कुछ से कुछ आते रहेगा। तो अप्रोक्सीमेटली 1.21 ओम हम लोग लिया आर इक्विवेलेंट इसको सॉल्व करने पे। अच्छा, अब ये देखिए, यहाँ पे मान लीजिए आप ये वाला जितना सब मिट गया, मान लीजिए आप ये जो है ना, क्योंकि इसको सॉल्व कर लिए ना, ये वाला मिट गया, और देखिए यहाँ नया रेसिस्टेंस आ गया, जिसका जो वैल्यू है वो कितना है पता है, वो है 1.21 ओम। तो अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है, हाँ। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 कितना दिया हुआ, 5 ओम। R2 कितना निकाले, 1.21 ओम। 1.21 ओम, तो कितना आ जाएगा, 6.21 ओम। समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये पूरा सीरीज का जो इंपॉर्टेंट है, सबसे मतलब कि पूरा सीरीज का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 6.21 ओम होगा। आई होप आप ये इस तरह का क्वेश्चन करने सीख गए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग डिफरेंस, मतलब कि हम लोग जो भी देखे थे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा होना होता है, कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता। ओके, तो सीरीज कनेक्शन का हम लोग अगर बात कर ले तो पहला देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, वन अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग ऑल विल स्टॉप वर्किंग। सीरीज में क्या होता है, अगर एक चीज खराब हो गया, मान लीजिए हम लोग क्या किए, बल्ब को सीरीज में कनेक्ट कर लिए, क्या किए, बल्ब को सीरीज में कनेक्ट कर लिए। एक ये बल्ब हो गया, एक ये दूसरा बल्ब हो गया, एक तीसरा, एक चौथा, एक ये पांचवा। अगर ये वाला अगर किसी प्रकार काम करना बंद कर दे तो सारा का सारा काम करना बंद कर देगा। तो ये पहला बात हो गया, वन अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग ऑल विल स्टॉप वर्किंग। तो ये एक दिक्कत है, एक खराब हुआ उसके चक्कर में पूरा सिस्टम में खराब हो जाएगा, कुछ नहीं चलेगा, सब बंद हो जाएगा। बट वहीं पर पैरेलल की बात कर ले, वन अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट बट रिमेन्स अप्लायंसेस कीप वर्किंग। यानी कि जैसे कि ये तो सीरीज में था ना, पैरेलल में दिखाते हैं, एक बल्ब यहाँ पर लगा हुआ, एक बल्ब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लगा दिए, एक बल्ब यहाँ पे लगा दिए, उसका तार एक ठो यहाँ कनेक्ट किए हैं, दूसरा तार यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर लिए। तो अगर ये खराब हो गया फिर भी ये दोनों चलने वाला है पैरेलल में, ये बहुत अच्छी बात है। तो समझ में आ गया पहला बात कि इसमें अगर एक को खराब हुआ तो सब खराब, इसमें अगर एक खराब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी वाला चलेगा। डिफरेंस तो समझ में आ गया, इसलिए भी भैया हमको पैरेलल अच्छा लगता है, सीरीज अच्छा नहीं लगता। दूसरा बात क्या है कि ऑल अप्लायंसेस हैव वन स्विच। सीरीज में क्या है कि सभी के स्विच है, एक स्विच ऑफ कीजिए सारा बंद। मान लीजिए हमको चार जलाना है, पांचवा नहीं जलाना है, तो ऐसा कोई सुविधा उसमें नहीं है, एक बंद कीजिएगा सब बंद हो जाएगा। तो सीरीज में ये दिक्कत है, एक बंद किए सब बंद हो जाएगा।
बट पैरेलल में क्या है ना कि हर एक का अपना अपना स्विच होता है, ऑल अप्लायंसेस हैव देयर ओन स्विच, हर एक के पास अपना अपना स्विच, जिसको जलाना है उसी को जलाएंगे, जिसको जलाना नहीं है उसको नहीं जलाएंगे, तो ये सुविधा है पैरेलल में। तीसरी बात कर ले हम लोग, तो वोल्टेज इज वेरिएबल सो दे डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली। सीरीज में क्या होता है, याद होगा सीरीज में क्या कांस्टेंट था, करंट कांस्टेंट था, वेरिएबल क्या था, वोल्टेज। तो वोल्टेज वेरिएबल होने के कारण हर एक चीज प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता। मतलब मान लीजिए 4 को बल्ब हम लोग जो सीरीज में लगाए हुए थे, तो एक अच्छा से जल रहा है पूरे ब्राइट, दूसरा अच्छा से नहीं जल रहा, तीसरा फिर अच्छा जल रहा है, चौथा अच्छा नहीं जल रहा है, ऐसा दिक्कत हो जाता है। तो ये भी अच्छी बात तो नहीं है यार, हम अगर जला रहे हैं तो हम चाहेंगे ना कि सब अच्छा से जले, तो ये भी एक दिक्कत है। बट यहाँ पर पैरेलल में हमको याद है कि पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट था, क्या अलग अलग था, तो एम्पेयर यानी कि करंट अलग अलग था, वोल्टेज था कांस्टेंट। तो वोल्टेज कांस्टेंट है मतलब सारा का सारा जो जलेगा एक ही इंटेंसिटी के साथ जलेगा, ऐसा नहीं कि एक बहुत अच्छा जल रहा है एक खराब जल रहा है, सब एक इक्वली जलेगा। तो ये भी बढ़िया बात है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। चौथा पॉइंट क्या है, रेसिस्टेंस जो होता है ना सीरीज में वो बहुत ज्यादा हो जाता है, पता होगा, तो रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है तो पावर सप्लाई होता है कम, पावर सप्लाई कम होने का मतलब बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, हीट बहुत ज्यादा करेगा, जल्दी खराब होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा सीरीज में। बट पैरेलल में क्या है ना कि रेसिस्टेंस बहुत कम है, इसके चक्कर में जो है ना वो पावर बहुत कम लेता है, तो ज्यादा हीट जनरेट नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बर्बाद नहीं होगा, तो ये एक फायदा है। तो ये हमको सबसे बेहतरीन लगा, सारा बात इसका अच्छा एडवांटेज फॉर्म में है, इसका सारा डिसएडवांटेज जैसा लग रहा है। अब हम लोग जो घर में वायरिंग होता है ना वो कौन सा होता है, दिमाग में सोच के बताइए। गुड, स्विच, बल्ब जलाना है तो बल्ब वाला बटन दबाएंगे, पंखा चलाना है तो पंखा वाला दबाएंगे। ऐसा नहीं कि एक दबे सब चल रहा है, एक दबाएंगे सब जलेगा तो सीरीज कनेक्शन हो गया, बट घर में सीरीज कनेक्शन होता है, नहीं होता है। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, नॉट गुड फॉर हाउस वायरिंग, गुड फॉर हाउस वायरिंग, सीरीज कनेक्शन हाउस वायरिंग में नहीं किया जाता, क्या किया जाता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन किया जाता है हाउस वायरिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली हम लोग यही देखने वाले थे रेसिस्टेंस के में, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, पावर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन बहुत इजी है, यानी कि रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। मतलब कितना हम लोग इलेक्ट्रिक वर्क कर रहे हैं कितना टाइम में, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पावर। कितना काम किए इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली काम करने का मतलब ये हो रहा है, बल्ब जल रहा है तो इलेक्ट्रिक वर्क हो रहा है, फैन चल रहा है तो ये भी इलेक्ट्रिक वर्क हो रहा है, मोबाइल चार्ज हो रहा है तो ये भी इलेक्ट्रिक वर्क हो रहा है। तो ये कितना वर्क हो रहा है, कितना टाइम में वर्क हो रहा है, समझ रहे हैं बात को, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पावर। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। पावर को वैसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं, दिख क्या होगा, इसका जो ऐसा यूनिट होता है ना वो क्या होता है, वॉट, क्या होता है, वॉट, डब्ल्यू डबल टी, वॉट, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। अब ये वॉट एक्चुअली है क्या, अगर आप ध्यान से देखो तो वॉट क्या है, वैसे पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क का क्या होता है, जूल, टाइम का होता है सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड ही तो वॉट है, वॉट क्या है, जूल पर सेकेंड है, जूल पर सेकेंड को हम लोग वॉट भी लिख देते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होने का मतलब आराम से जुड़ जाएगा, कोई डायरेक्शन वगैरह का झोल झक्कर नहीं है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि वर्क भी स्केलर था ये भी स्केलर, तो स्केलर स्केलर का क्या बनेगा, स्केलर ही बनेगा ना, ठीक है। फॉर्मूला तो वही पता है आपको, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। क्या सिर्फ यही क्वेश्चन है, क्या सिर्फ यही फॉर्मूला है, नहीं, इससे हम बहुत सारा फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ये तो पहला फॉर्मूला हो गया, बेसिक और पहला फॉर्मूला। अब इससे बहुत सारा फॉर्मूला कैसे निकालेंगे देखिए। वर्क का एक और फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, हाँ याद तो है, याद कीजिए। हम लोग वोल्ट का फॉर्मूला क्या निकाले थे, डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी कि वोल्टेज क्या होता था, कितना वर्क हुआ, किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जितना वर्क किए थे, उस वर्क को हम लोग चार्ज से डिवाइड करते थे तो क्या मिलता था, वोल्ट, यानी कि वोल्ट इक्वल टू वर्क अपॉन क्यू था। अब यहाँ से वर्क का फॉर्मूला निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये डब्ल्यू के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू, डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी क्यू। तो ये डब्ल्यू की जगह हम लोग ये वी क्यू नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, तो पी इक्वल टू डब्ल्यू की जगह क्या लिखेंगे, वी क्यू, यानी कि वोल्ट इंटू चार्ज, टाइम की जगह टाइम रहने देंगे, एक और फार्मूला बन गया। अभी तो दो ही फार्मूला हुआ, अभी और फार्मूला बनाएंगे, डोंट वरी। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात बताइएगा हमको ध्यान से, ये क्यू अपॉन टी दिख रहा है आपको, कौन सा, ये क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी, अरे यार क्यू अपॉन टी क्या याद आता है, चार्ज अपॉन टाइम, क्या होता था, करंट, यस। तो क्यू अपॉन टी की जगह हम लोग आई नहीं लिख सकते, वाई नॉट, क्यों नहीं लिख सकते, तो बस E इज इक्वल टू भी की जगह तो रहने दो भी, क्यू की जगह क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन टी की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, क्यू अपॉन टी की जगह लिख देंगे आई,
आई, तो P इज इक्वल टू वी आई, एक और फॉर्मूला निकल गया। यस, एक और निकल गया, अभी और निकलेगा। वेट वेट वेट, अब ये V के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? हमको याद है V इज इक्वल टू आई आर। V के जगह हम लोग क्या याद, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से याद होगा ना, आई आर इज इक्वल टू V। तो इस V के जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं इस बार? आई आर। क्या लिखने वाले हैं? आई आर। तो P इज इक्वल टू V के जगह क्या लिखेंगे? आई आर। तो आई आर, एक आई पहले से है, तो ये हो गया ना P इक्वल टू आई का स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर आर। तो चार फॉर्मूला होता है पावर का, आपको दिख गया होगा चारों फॉर्मूला हम लोग कहाँ से निकाले हैं। P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला P इक्वल टू वी क्यू अपॉन टी। तीसरा फॉर्मूला P इक्वल टू वी आई। चौथा फॉर्मूला P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये चारों फॉर्मूला से क्वेश्चन बनता है, इसीलिए हम चारों फॉर्मूला बता दिए, और कैसे आया हम ये भी बता दिए। तो इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 60 जूल्स ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज, दी चार्ज अ चार्ज होगा, इन 5 सेकेंड, फाइंड पावर। यानी कि अगर हम लोग एक चार्ज को मूव करने के लिए 60 जूल वर्क कर रहे हैं, कितने देर के लिए कर रहे हैं? 5 सेकेंड के लिए, तो हमको बताइए पावर कितना लग रहा होगा। यानी कि हम लोग P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वर्क कितना किए? तो 60 जूल। टाइम कितना लग रहा है? तो 5 सेकेंड। कितना आ जाएगा? 12 जूल पर सेकेंड, यानी कि 12 वॉट। 12 वॉट पावर लगेगा। ओके, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये भी पावर पे ही है। देखिए हम लोग ना हर एक क्वेश्चन कर रहे हैं हर एक फॉर्मूला पे। चार फॉर्मूला था, तो पहला फॉर्मूला जो था P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, उस पे एक क्वेश्चन कर लिए। अब ये दूसरा फॉर्मूला है, सॉरी दूसरा क्वेश्चन है, इस पे कौन फॉर्मूला लगता है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 एम्पियर ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू 8 ओम रेसिस्टेंस, मतलब 5 एम्पियर का करंट, एक रेसिस्टर है, कितना ओम का? 8 ओम का। इसके द्वारा ना क्या पास हो रहा है? करंट पास हो रहा है, कितना का? 5 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। तो आप हमको बताइए इसमें पावर कितना जनरेट हो रहा होगा। तो यानी कि ये जो फॉर्मूला आपको लगेगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर वाला लगने वाला है, क्योंकि दो ही कंपोनेंट दिया हुआ है, एक आई और एक आर। तो आई और आर से हम लोग अगर पावर निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो आई हमको कितना दिया हुआ है? आई यानी करंट 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू आर कितना दिया? 8। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 इंटू 8। 25 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 200। तो 200 वॉट